नमस्कार, क्या हाल चाल आप सभी के। तो पिछली वीडियो में 50 क्वेश्चन कर लिए थे 2020 वाले पेपर के। तो अभी देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? यह मूलतः किसी सूचीबद्ध कंपनी में पूंजीगत साधनों के द्वारा किया जाने वाला निवेश। एफडीआई कभी किसी पूंजीगत कंपनी में, सॉरी, सूचीगत कंपनी में कभी इसका निवेश नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। यह मुख्यतः ऋण सर्जित नया करने वाला पूंजी प्रवाह है। ऑब्वियस सी बात है कि ये ऐसा कैपिटल का फ्लो है जिससे क्या होगा, किसी भी तरह का डेट जो है वो क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, डेट यानी कि ऋण। तो ठीक है, इसका यही तो स्टेटमेंट सही होगा। आगे वाला स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। यह एक ऐसा निवेश है जिसमें ऋण समाशोधन अपेक्षित होता है, यानी अपने लोन को चुकाने के लिए अपने इस तरह का इन्वेस्टमेंट को आप यूज में ले रहे हो, नहीं। लोन वोन चुकाने के लिए एफडीआई का यूज नहीं होता है। और इसके अलावा ये कह रहा है कि विदेशी संस्थागत निवेशकों के द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों में किया जाने वाला जो निवेश है, तो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है उसमें इस तरह का जो निवेश है वो नहीं किया जाता है। एफडीआई कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए, जैसे डिफेंस सेक्टर हो गया या ऐसे कुछ दूसरे एरिया हो गए, वहां पर फिर भी एफडीआई होता है। कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदने के लिए एफडीआई यूज में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप था, इसको देखो ही मत। अब एक वर्ड दिया है, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। तो क्या है ये? कच्चे तेल से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? कच्चे तेल से संबंधित है। बूलियन वगैरह देकर के, यूरेनियम देकर के यूपीएससी ने थोड़ा सा कोशिश की थी 2020 में कि बच्चे जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए, बट कंफ्यूज होना नहीं था अपने। ठीक है, तो यहाँ पर कच्चे तेल जो है उससे संबंधित है, वेस्ट इंटर टेक्सास इंटरमीडिएट। ठीक है, अब आइए आगे। आगे वाला क्वेश्चन क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से गैर वित्तीय ऋण से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेट्स इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है, तो गैर वित्तीय ऋण की अगर बात की जाए तो वो तो ऑब्वियस सी बात है। नॉन फाइनेंशियल डेट की अगर बात की जाए तो जो परिवार का जो बकाया होम लोन होगा वो गैर वित्तीय ऋण में आएगा। और क्रेडिट कार्डों पर जो बकाया राशि है वो भी आपकी एनएफडी में आएगी। एनएफडी मतलब नॉन फाइनेंशियल डेट। इसके अलावा जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई नहीं होना चाहिए ना। बट जो फाइनेंशियल डेट होता है वो जनरली होता है बैंक आपस में करते हैं। ठीक है, जो नॉन फाइनेंशियल डेट होता है उसमें इसी तरह की मदें आती है। ठीक है, तो परिवारों का बकाया ऋण, क्रेडिट कार्डों का जो बकाया राशि, जो राजकोषीय बिल, जो ट्रेजरी बिल जो होता है, वो किस में आते हैं? नॉन फाइनेंशियल डेट में आता है। ठीक है, इसके बाद में आइए, भारत में क्यों कुछ परमाणु रिएक्टर आईएईए सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं जबकि अन्य इस सुरक्षा के अधीन नहीं है? तो बहुत इतना टफ नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि लाइक अपन कई बार थोड़ा सा ऐसे हो जाता है कि वो टफ है, क्योंकि इसमें कोमा वगैरह लगा करके और इस तरह से वर्ड दे करके ना, और थोड़ा सा परेशान कर दिया जाता है, क्योंकि ये चीज हम पर सीधी सीधी नहीं रख पढ़ पाते हैं ना। देखो इसमें क्या होता है कि कुछ जो है ऑब्वियस सी बात है कि वो इन सुरक्षा उपायों के अधीन रखे जाते हैं, जबकि कुछ ऐसे परमाणु रिएक्टर हैं जो इन सुरक्षा उपायों के अधीन नहीं रखे जाते। कौन सा? आईएईए के अंतर्गत। तो ऐसा क्यों है? ठीक है, आईएईए सेफगार्ड के अंतर्गत क्यों है जो कुछ परमाणु रिएक्टर को रखा जाता है कुछ को नहीं? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ जो है वो आयातित यूरेनियम का प्रयोग करते हैं और कुछ घरेलू आपूर्ति आपूर्ति का। तो जो आयातित हो रही है ऑब्वियस सी बात है किसी देश से ही हो रही है, तो फिर वहां से कुछ सेफगार्ड्स होंगे, कुछ उनके प्रोटोकॉल्स होंगे। उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने के लिए इस तरह का ये चीजें की जाती है कि कुछ जो परमाणु रिएक्टर है फिर उन्हें क्या है कि सुरक्षा उपायों के अधीन रखा जाता है। और जो घरेलू आपूर्ति है तो ऑब्वियस सी बात है कि अब इंडिया में यूरेनियम हो रहा, तो उस यूरेनियम को तो इंडिया अपने हिसाब से यूज करेगा जैसे भी वो करना चाहे। कुछ सरकारी और कुछ निजी वाले तो ऐसा कुछ नहीं है। परमाणु रिएक्टर की जहाँ भी बात आएगी निजी का कुछ ही नहीं रहेगा। कुछ विदेशी उद्यमों के द्वारा संचालित होते, कुछ घरेलू। भारत में जितने भी परमाणु रिएक्टर होते हैं भारत से अपन सहयोग ले सकते हैं, लेकिन संचालन का भारत सरकार ही करेगी, ये भी गलत हो जाएगा। कुछ यूरेनियम का प्रयोग करते हैं, कुछ थोरियम का, ये तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम जो है वो दोनों के दोनों ही एक ही तरह की क्वालिटी रखते हैं, एक तरह की प्रॉपर्टी रखते हैं। जितना लिथल यूरेनियम होगा उतना लिथल थोरियम होता है। दोनों ही रेडियो एक्टिव होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो दोनों को सुरक्षा उपाय में रखा जाएगा, दोनों को ही नहीं रखा जाएगा, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल बी जो है वो सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है, बट फिर भी करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि व्यापार संबंधित निवेश उपायों यानी ट्रिम्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यह विदेशी निवेशकों द्वारा किए जाने वाले आयात पर परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, देखो इसको अंग्रेजी में देखो, ये क्या कह रहा है कि किसी चीज को मेजर करने के लिए ट्रिम्स है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। और यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है,
तो मेजर करना है किसको, क्वांटिटी को, और उसको प्रोबेट करने की बात हो रही है। तो एक जनरल सा स्टेटमेंट बन रहा है, एक पॉजिटिव सा स्टेटमेंट बन रहा है। क्या कह रहा है कि भाई जो विदेशी निवेशक हो गए उसके द्वारा किया जाने वाला जो आयात पर है वो परिमाणात्मक निर्बंधन निषिद्ध होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन जो है ऑन इम्पोर्टेंट बाय फॉरेन इन्वेस्टर्स आर प्रोहिबिटेड। आप इस तरह का आप इन पे निर्बंधन जो है वो, रेस्ट्रिक्शन जो आप नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सही बात भी है, जनरल स्टेटमेंट भी है, और हमारा इससे संतुष्ट भी हो रहा है। दे अप्लाई टू इन्वेस्टमेंट मेजर्स रिलेटेड टू ट्रेड इन बोथ गुड्स एंड सर्विस। नहीं, सिर्फ एक चीज पे होता है, सेवाओं पे नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो दे करके आपको यहाँ पे थोड़ा सा भटकाने की कोशिश की है, और दोनों वर्ड दे करके यहाँ पे आपको थोड़ा इसमें श्योर करने की कोशिश की एग्जामिनर ने। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा, 2 नंबर जैसे ही गलत करोगे। तीसरा क्या है कि ये विदेशी निवेश के नियमन से संबंधित नहीं है, तो ठीक है, ये तो बहुत जनरल स्टेटमेंट है। तीसरा ऑटोमेटिक ही सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही वाली बात है कि ज्यादा इसमें सोचने वाली चीजें तो आएंगी, पर अपन को धीरे धीरे और सेंस यूज करते करते हुए आगे बढ़ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि आराम से ही क्वेश्चन हो जाएगा, इसमें इतना सोचने वाला है नहीं। ठीक है, अब देखिए आगे वाला कि आरबीआई जो है वो प्रसारवादी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने का निर्णय लेता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या नहीं करेगा। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला ये है कि जो एसएलआर है, एसएलआर है वैधानिक तरलता अनुपात, यानी एसएलआर को घटाकर उसे अनुकूलित करना। बहुत सही बात है क्या, ये बताओ, ये सही बात है क्या? आरबीआई क्या करेगा, जो अपनी जो प्रसारवादी मौद्रिक नीति है उसका अनुसरण करने का निर्णय लेता है, ठीक है, तो इसके लिए इनमें से क्या नहीं करेगा। तो obvious सी बात है ना कि एसएलआर को वो क्यों घटाएगा भाई, बढ़ाएगा ना उसको, तो घटाएगा क्यों? स्टेटमेंट, जैसे एसएलआर हो गया, और सीआरआर, एसएलआर, एक होता है एमएसएफआर, एक एमसीएलआर होता है। ठीक है, ये जितनी भी बैंक दरें होती है आपको सारे के सारे जो है वो याद रखने। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं आगे कि जो ये रहा एमएसएफआर, दूसरा सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाना, वो इसको नहीं बढ़ाएगा, नहीं इसको बढ़ाएगा। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा दर को बढ़ाएगा। एक्सपेंसियोनिस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी की जब बात होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इंक्रीज करोगे किसको, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को। ठीक है, तो दो इसमें सही है, ये वाला गलत हो जाएगा फिर यहाँ पे। और जो एसएलआर होती है, सिचुएचरी लिक्विडिटी जो रेशियो होता है, आप उसको घटाओगे नहीं, आप उसको बढ़ाओगे। लिक्विडिटी तो बढ़ानी पड़ेगी ना आपको, अगर आप प्रसारवादी मौद्रिक नीति की बात कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक नंबर गलत हो जाएगा, जैसे एक गलत नंबर गलत करोगे तो वैसे भी आपका नंबर तो आ जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप लिक्विडिटी नहीं बढ़ाओगे तो एक्सपेंसियोनिस्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो कैसे बढ़ पाएगी, वो कैसे अनुसरण कर पाएगी, कैसे वो अपना रूप ले पाएगी, नहीं ले पाएगी भाई वो। इसका फ्लो तो बढ़ाना पड़ेगा ना आपको, और बैंक दर को घटाना और रेपो रेट को घटाना, ये भी मामला सही नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर वैसे गलत हो जाएगा आपका। अब आइए आगे, 1991 में जो आर्थिक उदारीकरण हुआ, तो उसके बाद में क्या हुआ कि भारत की अर्थव्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं आप। तो पहला कह रहा है कि जो शहरी क्षेत्र के जो श्रमिक की उत्पादकता जो है 2004 और 5 की तुलना में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी हुई। ठीक है, हमें नहीं पता, इसको एक बार होल्ड कर लेते हैं। कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है, कंटिन्यूअसली वृद्धि हुई है। हम जानते हैं कि स्टेडली, ठीक है, स्टेडली इन्होंने वर्ड यूज किया है। क्या कह रहा है कि द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टेडली इंक्रीज। ठीक है, अच्छे से जानते हैं कि ये वाला मामला यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि भाई किसी भी एक साल में अगर कमी आ गई या किसी एक साल में वृद्धि हो गई, फिर दूसरा ग्रामीण क्षेत्र के जो प्रतिशत हिस्सेदारी है वो कम हुई है। ठीक है, शहरी क्षेत्र की ही बढ़ी है इसमें। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि, ऑब्वियस ये बात है, कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का प्रतिशत घटा है, कृषि पर काम करने वाले लेबर फोर्स का जो परसेंटेज है वो घटा है। जो गैर कृषि अर्थव्यवस्था है, जो कृषि से जुड़ी हुई जो कृषि से संबंधित गतिविधियां ना होती है, जो गैर कृषि वाली जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ी है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो बहुत जनरल स्टेटमेंट, जिसमें 3 नहीं है पहले, तो सबसे पहले उसको गलत करो, तो हमारा एक वैसे ही गलत हो गया। 3 सही है, चौथा देखो, ग्रामीण रोजगार की वृद्धि में कमी आई। अब इन्होंने ये नहीं लिखा कि लगातार कमी आई या लगातार वृद्धि हुई, इन्होंने लिखा कि ठीक है कि कमी आई, तो कमी तो बहुत जनरल सा स्टेटमेंट आई है। ठीक है, लोगों ने शहरों की तरफ प्लान किया है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है केवल बी वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे, क्या कह रहा है कि कृषि क्षेत्र को अल्पकालीन साख परिदान करने के लिए जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तुलना में अधिक ऋण देते हैं। ठीक है, कौन, जो जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, और इसके अलावा कौन से हैं जो क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है उसकी तुलना में ज्यादा लोन देते हैं। अब हमें तो नहीं मालूम इसका। ठीक है,
लेकिन आपको इसमें याद पता रखना है कि आरआरबी जो है, अगर आपने कभी सुना होगा कि आईबीपीएस का ये पेपर हो रहा है, ठीक है, फिर आप दो इस वर्ड सुनते हो ना कि तो आईबीपीएस हो गया, एसबीआई हो गया, तो आईबीपीएस में भी आरआरबी का एग्जाम होता है, ठीक है। और आरआरबी बहुत बड़ा बैंक सिस्टम है, ठीक है, जो डीसीसीबी से बहुत लार्ज है। इसका मतलब आप कैसे समझो, जैसे कि मैं एक तरफ ये कहूँ कि भारत में कोई काम करने वाली संस्था जो है, एक तो वो पैसा देगी, और एक वर्ल्ड बैंक पैसा देगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि वर्ल्ड बैंक ज्यादा पैसा देगा ना, ना कि वो छोटी मोटी जो संस्था है वो पैसा देगी, नहीं ना। तो ये वाली चीज है, आरआरबी खुद बहुत बड़ा है, किससे, डीसीसीबी से। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि यही ज्यादा लोन देगा, और गांव में ज्यादातर जो लोन होते हैं वो आरआरबी के थ्रू दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ये गलत है और ये गलत है। जो डीसीसीबी जो एक प्रमुख का एक सबसे प्रमुख जो कार्य है जो है वो प्राथमिक साख कार्य समितियों को निधि की उपलब्ध करवाना है। देखो, अब इसने लिखा है कि एक सबसे प्रमुख, इसने ये नहीं लिखा कि सबसे प्रमुख, इसने कहा एक सबसे प्रमुख, यानी कि इसके कोई 10 काम है, उसमें से कोई एक काम है वो ये है, ठीक है। पॉजिटिव मान करके इसको सही करो, सीधा जाएगा। और फिर भाई जब बात हो रही है कि बैंक की, तो निधि तो उपलब्ध करवाएगा ना वो, ऑब्वियस सी बात है, फंड तो प्रोवाइड करवाना उसी का काम है ना। अब आइए आगे। भारत में किसी व्यक्ति के साइबर बीमा कराने पर निधि की जो हानि की भरपाई अथवा अन्य लाभों को अतिरिक्त सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन कौन से लाभ दिए जाते हैं। यदि कोई मालवेयर कंप्यूटर पर उसकी पहुंच बाधित कर देता है, यानी मालवेयर यानी कि क्या, वायरस यानी कि जैसे एंटीवायरस वायरस, वो नहीं थे वही सब। तो कंप्यूटर प्रणाली को परिचालित करने में जो लगने वाली लागत, ठीक है, तो बहुत सही बात भी है, अगर किसी वायरस की वजह से ऐसा हुआ तो जो कंप्यूटर प्रणाली को फिर से उसको सही हुआ है, उसकी लागत हो गई। यह प्रमाणित हो जाता है कि किसी शरारती तत्व के द्वारा जानबूझकर कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाया गया, तो नए कंप्यूटर की लागत। भाई ऐसे तो कोई भी नया कंप्यूटर मांग लेगा ना, ऐसे कैसे। और फिर यहाँ पे बात भी तो कर रहा है ना कि विलफुली की बात कर रहा है यहाँ पे। मैंने अपने दोस्त से कंप्यूटर खराब करा करके बोल दिया कि मुझे नया कंप्यूटर की लागत चाहिए, पहले मान लीजिए मैंने, मेरे पास 50,000 का मेरे पास कंप्यूटर था, फिर मैंने बोल दिया कि नहीं, कि मेरी लागत तो कुल 70,000 थी, मुझे नया कंप्यूटर लैपटॉप दो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई, ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी बात, तो 2 नंबर जहाँ भी गलत है उसको करो। यह साइबर बलात्कार होता है, इसका मतलब क्या है कि यदि साइबर बलात्कार होता है तो इस हानि को न्यूनतम करने के लिए विशेषज्ञ परामर्शदाता की सेवाएं लेने पर होने वाली लागत, और यदि कोई तीसरा पक्ष मुकदमा दायर करता है तो न्यायालय से बचाव के लिए होने वाली लागत, ठीक है। तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव है यहाँ पे। और क्या है इसमें, कॉस्ट ऑफ हायरिंग स्पेशलाइज्ड कंसल्टेंट टू मिनिमाइज द लॉस इन द केस ऑफ साइबर एक्सटॉर्शन, सही बात भी है। और कॉस्ट ऑफ डिफेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी थर्ड पार्टी फाइल से सुट, ठीक है। तो बचाव और उन सब की भरपाई के लिए, ठीक है, एक जो लागत, जो एक्चुअल कॉस्ट होगी वो मिलेगी, बट ऐसा नहीं है कि जानबूझ करके कोई कंप्यूटर वगैरह खराब हो गया तो आपको नए कंप्यूटर की पैसा मिल जाएगा, नहीं भी, ऐसा तो कोई भी खराब कर लेगा ना। अब आइए आगे। अब क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जाता है, कृषि में सार्वजनिक निवेश, ठीक है। अब कृषि में सार्वजनिक निवेश की बात हो रही है, तो सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम मूल्य समर्थन हासिल करना। फिर है कि प्राथमिक साख समितियां, तो कह रहा है कि सभी फसलों के लिए, ऑल, ठीक है। तो गलत करो इसको, सभी फसलों में करते ही ऐसा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा कि आप सीन क्या है इसमें, देखो, इसको अंग्रेजी में पढ़ने की कोशिश करो आप, कि फिक्सिंग एमएसपी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, ठीक है। आप सभी जितनी भी फसलें हैं, आप उस पर एमएसपी नहीं लगा सकते भाई, ठीक है। बहुत सारी इसमें टेक्निकल चीजें हैं, लाइक वही, एक तो यही हो गया ना कि कोई चीज एक तो यहाँ पे हो रही है पैदावार, है कि उसकी यहाँ पे पैदावार हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे हो रही है लेकिन बहुत कम हो रही है, यहाँ पे ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा जहाँ हो रही है ऑब्वियस सी बात है, एक तो उनको मतलब किसी 100 रुपए की चीज के लिए 100 रुपए मिलेंगे, इनको 2 रुपए मतलब 100 चीज के लिए 100 रुपए मिलेंगे, इनको सिर्फ दो दो के लिए 100 मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हो सकता है ये भी इसमें एक टेक्निकल होता है, प्रोसेस को यूज किया जाता है कि लाइक, ऑब्वियस सी बात है, ये कह दें कि हमें कम हो रहा था, हमें अनुदान ज्यादा मिलना चाहिए, ये तो बराबर, ठीक है, कि इन्होंने 10,000 रुपये कमा लिए, हम तो 200 रुपये कमा पाए इस चीज के ऊपर, ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा मिलो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है, आप सभी फसलों पर एमएसपी नहीं लगा सकते, ठीक है। तो आप जैसे एक नंबर गलत करोगे तो एक नंबर वैसे ही गलत करते सारे इसी हो जाएगा इसमें, सॉरी, 2 और 3 और 6 अपने आप इसी हो जाएगा। बट इसको फिर ध्यान से देखोगे तो जो प्राथमिक कृषि शाख समितियों का कंप्यूटरीकरण जो है, ठीक है,
ये पब्लिक जो क्या बोलते हैं इसको, इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये माना जा सकता है, बिल्कुल सही बात भी है। सामाजिक पूंजी विकास की अगर बात की जाए तो सामाजिक वर्ड जहां भी है और सार्वजनिक निवेश की बात है तो ये तो बिल्कुल माना जाएगा, दो और तीन तो साथ में होंगे ही होंगे। जिसमें तीन नहीं होगा उसको भी आप काट के कर सकते हो। और कृषकों को निःशुल्क बिजली की आपूर्ति है, जो कि अपने आप में और आगे वाले पढ़ो कि बैंकिंग प्रणाली के द्वारा कृषि ऋण की माफी दोनों एक ही तरह की चीजें हैं, ठीक है, एक ही जैसा साउंड कर रही है। तो वो तो अभी ऐसी बात है, आप कृषि ऋण माफ कर दोगे तो बैंकिंग सेक्टर को इससे बहुत ज्यादा नुकसान होगा। निःशुल्क बिजली तो आप कर ही नहीं सकते, छूट दे सकते हो 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, निःशुल्क नहीं कर सकते, उससे बहुत लार्ज स्केल पे आपको इससे नुकसान होगा। तो दो और चार और पांच वैसे नहीं होंगे, तो पांच पांच को काट करके अब आप इसमें दो, तीन और छह कर सकते हो। तो सरकार के द्वारा जो जितने भी शीतागार सुविधाओं को उनको स्थापित करना ताकि वहां पे आदमी अपनी फसल रखे, कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो कोल्ड स्टोरेज की बात हो रही है, तो उससे क्या हुआ कि लाइक अपनी फसलों को किसान जो है लंबे समय तक रख सकेगा। तो ठीक है, सार्वजनिक निवेश की बात हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से इसमें केवल दो, तीन और छह यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर आइए आगे, इंटरेस्ट कवरेज रेशो पद का जो महत्व है, यानी कि कुछ अच्छी चीज है उसका हमें महत्व बताना, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, यह उस फर्म जिसे बैंक ऋण देने जा रहा है कि वर्तमान जोखिम को समझने में मदद करता है, तो सही बात भी है, ठीक है। इसके बाद में कवरेज की बात हो रही है और ऋण जोखिम की बात भी हो रही है, तो ठीक है, दोनों एक दूसरे लिंक है। यदि उस फर्म जिसमें बैंक ऋण देने जा रहा है उससे आने वाले जोखिम के मूल्यांकन में मदद करता है, ठीक है। और इस तरह के रेशो जो होते हैं वो जनरली इस तरह की चीजें करता ही है, इस तरह के मूल्यांकन में, जोखिम के मूल्यांकन में, जोखिम को समझने में, ठीक है। आपके पास एक डेटा तैयार हो जाएगा ना, तो उस हिसाब से आप फिर उसका अच्छे से एनालिसिस कर सकते हो। उधार लेने वाली फर्म का जो आईसीआर है, यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो है, जितना अधिक होगा उस ऋण समाशोधन क्षमता उतनी ही खराब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, ये रिवर्स होगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे गलत होगा। तो जैसे आप इसको गलत करोगे, 3 नंबर वैसे गलत हो गया, एक और दो आपका वैसे ही सही है, तो यहाँ पे केवल एक और दो सही हो जाएगा, ठीक है। ये रिवर्स होता है यहाँ पे। अब आइए आगे, हाल ही के बीते हुए कुछ दिनों में कौन से कारक या जो कौन सी नीतियां जो है भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही थी, ठीक है। बहुत ही जनरल सा स्टेटमेंट है और इसमें इतना कुछ सोचने वाला है नहीं कि आपको इसमें प्रभावित होने वाली कुछ चीजें। तो एमएसपी है, बिल्कुल प्रभावित कर रही है। सरकार अगर के द्वारा व्यापार करना, व्यापार किस तरह से करना, किस लेवल पे करना, किसके साथ करना, इसमें बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, तो ये भी सही होगा, ये भी सही होगा। सरकार के द्वारा भंडारण करना बिल्कुल चावल के मूल्य को प्रभावित करेगा, क्योंकि मान लो कि सरकार ने स्टॉक कर लिया तो फिर ऑब्वियस सी बात है ना। और इसके बाद में जितने भी सब्सिडी जो है वो तो सीधे सीधे प्रभावित करती है, जहाँ एमएसपी प्रभावित करेगी वहाँ पे सब्सिडी तो वैसे ही प्रभावित करेगी, तीनों एक और चार वैसे सही होंगे साथ में। तो एक और चार देखो इन सब में साथ में है। और सरकार भंडार कर लिया मतलब, और सरकार ने उस चावल को रिलीज नहीं किया तो चावल का रेट बढ़ जाएगा, तो अभी ऐसी बात 3 नंबर भी होगा, तो 3 नंबर जिसमें नहीं है, उसको भी काट दो। अब एक, दो, तीन, चार जो है वो सारे के सारे इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। अब आइए आगे, पिछले दशक में भारत श्रीलंका की व्यापार के मूल्य में सतत वृद्धि हुई, कंटिन्यूअसली वृद्धि हुई है, ठीक है। ये कह रहा है कि कॉन्स्टेंटली वृद्धि हुई है। अब सोच के देखो ना कि 2020 में हुआ ये, ठीक है। 2020 का जो पेपर है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि बात हो रही है 2010 से 2020 की। इसमें एक तो इन्होंने कह दिया कि सतत वृद्धि हो गई, कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कोविड भी तो था भाई, ठीक है। उसकी वजह से क्या गड़बड़ नहीं हुआ होगा? गड़बड़ तो हुआ ही है ना। तो व्यापार के मूल्य में स्थिति वृद्धि हुई नहीं हुई भाई, ऐसे कैसे हो जाएगी? तो एक नंबर गलत है, इसको गलत करो, इसको गलत करो। अब इन दोनों में से कोई एक सही है। अब सोचो देखो कि कैसे सही करोगे इसको। देखो, पिछले 5 वर्षों में दक्षिण एशिया में भारत के व्यापार का सबसे बड़ा जो भागीदार है वो नेपाल रहा है, यानी भारत के जितने भी पड़ोसी देश है, ठीक है, उनमें सबसे बड़ा व्यापार भागीदार जो है वो कौन रहा है? नेपाल रहा है। तो बहुत सोचने वाली बात है कि नेपाल तो छोटा सा देश है बेचारा, ठीक है, और खुद की उसके बहुत खराब स्थिति है। कभी वो भारत पे निर्भर करता है, कभी वो चाइना पे निर्भर करता है। फिर इन्होंने इसको डेट एक फैक्ट भी दे दिया, ठीक है। तो आप इसको इफेक्ट की तरह भी गलत कर सकते हो, जनरल सेंस से भी गलत कर सकते हो कि नेपाल तो कभी हो ही नहीं सकता ना। नेपाल जैसे तो पता नहीं कितने भारत में राज्य हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिर जो सबसे बड़ा जो भागीदार है वो बांग्लादेश रहा है। भारत बांग्लादेश के साथ लगातार क्या है कि व्यापार कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। दूसरा जो क्या है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में होने वाले जो व्यापार है वो कपड़े और कपड़े बने से चीजों के प्रमुख व्यापार है, तो ये बात सही भी है, ठीक है। कैसे सही है कि भारत का ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ पे बंगाल है, तो जूट और कपास और वो सब जो है उधर काफी ज्यादा में जाता है, मलमल मखमल वगैरह जो है, ठीक है।
तो कपड़ों का व्यापार हमेशा से ही बांग्लादेश के साथ भारत का होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट बहुत जनरल स्टेटमेंट है, इतना इसमें सोचने वाला नहीं है। तो 2 नंबर यहाँ पे आपका सही हो जाएगा आंसर। इसके बाद में आगे आ जाइए। आगे देखते हैं कि इनमें से कौन सा है जो जिसमें सभी चारों देश जो G20 के सदस्य है। बहुत बेसिक सा सवाल है। इसमें देखो कि अर्जेंटीना, मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की, जो पहला स्टेटमेंट है भिड़ते ही एकदम पहला स्टेटमेंट आ गया, ये यहाँ पे सही है। ठीक है, और याद भी होना चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है कि जैसे G20 हो गया, G7 हो गया, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया और SCO हो गया। ठीक है, इस तरह से जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है ना वो आपको याद होने ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे ब्लैक सी हो गया, रेड सी हो गया, ठीक है, कैस्पियन सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, और इसके अलावा अराल सागर हो गया, कर्क मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं हो गई। ये कौन से देशों से गुजरती है, किन किन देशों की सीमाएं लगती है, इसमें कौन कौन से देश में, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश शामिल है, ये सब अब आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। बहुत बेसिक सवाल है। अब देखो, इतना बेसिक सवाल है कि अगर आपको आ गया होता तो यहाँ पे +2 सीधे मिलते, भिड़ते नंबर 2 मिलता। ठीक है, अब आइए आगे। केसीसी की बात हो रही है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध जो है वो करवाया जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए, ऑब्वियस सी बात है ना कि इस मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सारे स्टेटमेंट कभी भी इस तरह में गलत सॉरी सही नहीं होंगे। तो आप इसको तो एक बार के लिए गलत कर ही सकते हो। ठीक है, अब देखिए, केसीसी है उसके अंतर्गत जो किसानों को जो लोन ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, तो आप इसको नीचे से ऊपर पढ़ने की कोशिश, ऊपर से नीचे, सॉरी, ठीक है, तो नीचे से एकदम ऊपर जाओ आप। ठीक है, परिवार के लिए घर निर्माण और गांव में शीतगार सुविधा की स्थापना के लिए। ठीक है, तो भाई ये वाला जो है ना यहाँ पे, ये वाला परिवार में घर निर्माण, किसान क्रेडिट की बात हो रही है। किसानों को अगर आप क्रेडिट कार्ड दे रहे हो, सॉरी, आप उनको पैसा दे रहे हो, पैसा दे रहे हो आप उनको फसल के लिए। ठीक है, आप उनको किस चीज के लिए पैसा दे रहे हो, आप उनको फसल के लिए पैसा दे रहे हो। ठीक है, आप उनको ऐसी चीजों के लिए नहीं कि आप घर निर्माण के लिए ये सब वो सब, है ना। मान लो कि किसी ने कह दिया कि ठीक है मैं घर निर्माण के लिए पैसा लूंगा, तो लोग क्या करते हैं कि केसीसी के पैसे का फिर मिस यूज करते हैं। जैसे शादी कर लेंगे घर में, गाड़ी वाड़ी लेंगे, बुलेट लेंगे, क्योंकि राजस्थान हरियाणा में बहुत अच्छी खासी मात्रा में ये हो रहा है, मैं देखा हूँ इन चीजों को। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो है गलत होगा। तो आप जैसे 5 नंबर गलत करोगे, ठीक है, भिड़ते ही पहला जो आंसर आपका 1 3 4 है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब 1 3 और 4 को देखो। यहाँ पे फार्म परिसंपत्ति कर रखा हुआ है, तो एक कार्यशील पूंजी के लिए बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है कि वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट्स। ठीक है, सही बात भी है। इसके बाद में देखिए, तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि फार्म परिवार की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, जो कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म हाउस होल्ड्स है उनके लिए। ठीक है, और इसके अलावा ये कह रहा है कि कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों, मिनी ट्रकों के लिए, ये बहुत महंगे आते हैं, बहुत पैसा चाहिए इनके लिए, बहुत बड़ा बड़ा बड़ी अमाउंट चाहिए। ठीक है, केसीसी इतना प्रोवाइड नहीं करती है, केसीसी की भी एक लिमिट होती है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट वैसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। और फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, बाद के खर्चे कैसे, जैसे कोल्ड स्टोरेज वगैरह में रखना है फसल को, उसको ट्रांसपोर्ट हो गया, उसका उन सब के लिए केसीसी का पैसा जो है वो यूज में होता है। तो ठीक है, 1 3 और इसमें 4 आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद में देखिए कि खाद्य वस्तुओं का जो सीपीआई में जो भारत था उसके, सॉरी, खाद्य वस्तुओं का जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई में जो वेटेज है उनके थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई के भार से अधिक होता है। ठीक है, नहीं, ये यहाँ पे क्या होता है, देखो, हाँ सही है, डब्ल्यूपीआई जो है उसमें क्या, वो जो उसका वेटेज होता है वो सीपीआई का जो वेटेज है वो डब्ल्यूपीआई से हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, बेसिक है, ये बहुत बेसिक चीज है। अब डब्ल्यूपीआई क्या होता है, सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई को कौन रिलीज करता है, सीपीआई को कौन रिलीज करता है, ये मेरा काम नहीं है। इतनी इकोनॉमी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ी है। ठीक है, सीपीआई की बास्केट बड़ी होती है कि डब्ल्यूपीआई की बास्केट बड़ी होती है, ये आपका बेसिक काम है, ये मेरा काम नहीं है। ठीक है, इतना आना चाहिए। अगर इतना सब नहीं आ रहा तो फिर एग्जाम में बैठने का कोई मतलब नहीं है भाई। ठीक है, और बहुत जनरल सा स्टेटमेंट है कि सीपीआई है वो डब्ल्यूपीआई से ज्यादा होगा, सही बात है, सही स्टेटमेंट है। तो इसमें एक नहीं है, पहले सबसे पहले उसको काटो। डब्ल्यूपीआई जो है सेवाओं के मूल्य में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता, जैसे कि सीपीआई पकड़ता है। ठीक है, सही बात है। सिर्फ थोक मूल्य की बात हो रही है यहाँ पे, होलसेल प्राइस की बात हो रही है, ना कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की। तो जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो सेवाओं में होने वाले मूल्य को नहीं पकड़ता है, इससे इसका कोई लिंक नहीं है सेवाओं से। ये सिर्फ माल की गणना करता है। फिर उसके बाद में देखिए कि रिजर्व बैंक ने अपनी मुद्रास्फीति के तहत मुख्य मान हेतु और नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु डब्ल्यूपीआई को अपना लिया है, नहीं, सीपीआई पे ज्यादा फोकस है ना, इसका बास्केट बड़ी होती है इनकी। 1 और 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए आगे। अब यहाँ पे क्या किया है कि वही है, नदियां दी है और किसमें जाकर ये गिरती है, ये दिया हुआ है। और फिर ठीक है, इन्होंने क्या किया है कि भाई
वही मैं ऐसा बोलता हूँ कि चार से ऐसे तीन या चार जब भी आपको नदी या कुछ भी जगह मिलेगी तो सारे तो सही नहीं होंगे, ऑप्शन भी कह रहे हैं कि सारे तो सही नहीं होंगे। ठीक है, तो देखते हैं अब क्या सीन है। जो मेकोंग नदी है वो अंडमान सागर में गिरती है, तो मेकोंग जो है वो गिरता है कहाँ पर, आपका साउथ चाइना में। ठीक है। और मेकोंग नदी का क्या सीन है कि ये तिब्बत से चल करके कंबोडिया तक जाती है। तिब्बत से चल के कंबोडिया तक जाती है। और कौन कौन से देश आते हैं इसमें, चीन आएगा, इसके अलावा थाईलैंड आता है, और इसके अलावा कंबोडिया, और वियतनाम। ठीक है, चार देश इसमें शामिल है। ठीक है, तो अंडमान से ये चलो इसकी स्थिति बता देता हूं मैं। यहाँ पे इंडिया होगा, ये तिब्बत हो गया यहाँ पे, तो यहाँ से निकलती हुई इस साइड में जाती है, म्यांमार के साइड से होते हुए। ठीक है, और अंडमान सागर तो यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो कोई लिंक नहीं है इनका। इस तरह से पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, साउथ चाइना सी। ठीक है, थेम्स नदी जो है वो लंदन में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, लंदन में, लंदन में। और आयरिश सागर में नहीं, ये नॉर्थ सी में जाकर के गिरती है। नॉर्थ सी भी इंपॉर्टेंट है भाई। तो एक नंबर गलत, दो नंबर गलत, दोनों गलत हो गए। तीन सही हो गया कि वोल्गा जो कैस्पियन सागर में गिरती है, बहुत इंपॉर्टेंट नदी भी है। ठीक है, सही बात भी है। कहाँ पे, वोल्गा, रूस में। ठीक है, और फिर जम्बेजी जो कहाँ पे, अफ्रीका। ठीक है, जाम्बिया में। और हिंद महासागर में ये गिरती है, जो इस तरह से, जो आपका अफ्रीका इस वाले एरिया में, ये नदी ऐसे करके जाम्बिया से होते हुए गिरती है। ठीक है, तो इस तरह से इसमें जो तीन और चार जो है वो सही हो जाएंगे। और ऐसे स्टेटमेंट जनरली दो, एक या दो कम से कम गलत होते ही होते हैं, तो आप रिस्क ले सकते हो उसमें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में। आगे क्या है क्वेश्चन है, आगे वाला क्वेश्चन देखिए कि सभी अनाजों पर, सभी अनाजों, दालों, तिलहनों का जो एमएसपी का जो खरीद जो है भारत के किसी भी यूटी या राज्य के में असीमित होता है। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो इसको देखिए क्या है। इसको देखो कहाँ कहाँ एक्सट्रीम बन गया है। ये तो कह रहा है कि सभी अनाज, दाल और तिलहनों का जो एमएसपी है, और फिर कह रहा है कि किसी भी, और फिर कह रहा है कि असीमित है, यानी कि अनलिमिटेड इन एनी स्टेट एंड यूटी। भाई जहां पर कम होगा वो क्यों बेचेंगे आप। आप एक खरीद वो अपनी, जहां पे बहुत ज्यादा खरीद है, सॉरी जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन है, वो असीमित खरीद क्यों ही करेंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। अनाज और दालों का जो एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी भी नहीं पूछ पाते हैं। ठीक है, कभी भी, कभी नहीं पूछ पाते हैं, एक्सट्रीम, जानबूझकर के इन्होंने एक्सट्रीम बनाया। ठीक है, क्या क्या लिखा इन्होंने, इन्होंने क्या लिखा कि इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, ऑल सीरियल्स, पल्सेस एंड ऑल सीड्स। ठीक है, और फिर इसमें क्या लिखा कि विल नेवर राइज। क्यों भाई, क्यों, क्या ये आपकी कंट्रोल में है क्या। ये तो डिपेंड करेगा ना कि क्लाइमेट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, लेबर फोर्स क्या है, मानसून आया है कि नहीं आया है। बहुत सारी चीजें होती है जो जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली खरीद को, उत्पादन को, ठीक है, फसलों के ठीक है, इन सबको प्रभावित करती है। ठीक है, और अब अनलिमिटेड जो क्या है कि इन द केस ऑफ ऑल सेल्स पल्सेस एंड ऑल सेट द प्रोक्योरमेंट एट मिनिमम, जो खरीदी है जो एमएसपी पे इज अनलिमिटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। नहीं भाई, सभी राज्यों की अपनी अपनी एक एक लाइक एक बाउंड्री होती है कि यहाँ तक हम खरीद सकते हैं, यहाँ तक बेच सकते हैं, इसके बाद हमारी क्षमता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ही गलत है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, ना तो एक होगा ना दो होगा। फिर इसके बाद में देखिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है बट ठीक है, इसको अपन देखते हैं। क्या कह रहा है कि जो कमर्शियल पेपर है वो अल्पकालीन प्रतिभूति रहित वचन पत्र होते हैं, मतलब कि शॉर्ट टर्म के अनसिक्योर्ड प्रोमाइजरी नोट्स होते हैं। तो सही बात है, ये तो होते ही हैं। जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किसी निगम को, यानी किसी कॉरपोरेट को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है। भाई सोच के देखो ना कि कोई भी कॉरपोरेशन है, कोई भी कॉरपोरेट घराना है, वो आरबीआई में क्यों ही पैसा करेगा, बैंकों में करता है ना, आरबीआई में थोड़े ना जाकर के करेगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि यहाँ पे आरबीआई जो है वो किसी निगम को निर्गत किया जाने वाला दीर्घकालीन प्रपत्र है, नहीं वो पैसा वैसा जमा नहीं करवाएंगे। ठीक है, बैंकों में करवा सकते हैं ये वहाँ पे, क्योंकि इनका खाता होता है। आरबीआई का काम सिर्फ होता है बड़े जितने बैंक हैं उनसे इनका लिंक होता है, बाकी किसी को कुछ नहीं समझते। दो नंबर गलत होगा, वो तो गलत हो जाएगा। एक यहाँ पे आपका सही है, तो तीन ऑटोमेटिकली आपका सही। और जो कॉल मनी जो होता है वो अंतर बैंक लेन देनों के लिए प्रयुक्त एक अल्प अवधि का, तो ठीक है, कॉल मनी है, छोटे टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए यूज होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। और जो जीरो कूपन बॉन्ड जो होता है वो शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंकों के द्वारा निगमों, जो कॉर्पोरेट है को निर्गत किया जाने वाला ब्याज सहित अल्पकालीन बॉन्ड है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें ये ब्याज सहित नहीं होता, इसमें क्या होता है, डिस्काउंट मिलता है इनको।
ठीक है, डिस्काउंट मिलता है, तो यहाँ पे ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। केवल तीन, एक और तीन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे, थोड़ा सा अपन स्पीड बढ़ा लेते हैं ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना जाए। मुझे इश्यू नहीं है लाइक वीडियो लंबी करने में, बट ये है कि फिर बोर हो जाओगे आप, मुझे पता है। भारत की सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में अगर बात की जाए तो निम्नलिखित में से कौन, इन सब पे विचार करो आप। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप विचार करोगे परिवारजक, तो परिवारजक कौन होते हैं? ठीक है, परित्यागी है या भ्रमणकारी है? इसके अलावा श्रमण की अगर बात आई, श्रमण कौन होते हैं? तो उच्च पद पर प्राप्त पुजारी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, उपासक। उपासक इनमें से कौन हो सकता है? तो कह रहा है कि बौद्ध धर्म का साधारण अनुगामी। अर्जक जो है वो ठीक है परित्यागी थे और घूम फिर कर ठीक है भ्रमण करते हुए अपना जीवन उपास करते थे, व्यतीत करते थे, जिसमें कि नहीं उसको गलत करो। श्रमण जो है उच्च उच्च पद प्राप्त पुजारी नहीं, श्रमण सामान्य पद पे थे, जो महाश्रमण जो है वो उच्च पद पर, सॉरी, हाँ उच्च पद पर जो प्राप्त ये पुजारी कौन थे, महाश्रमण थे। ठीक है, तो महाश्रमण कौन थे? आ, उच्च पद प्राप्त पुजारी थे। तो जिसमें दो नंबर गलत हो गया, दो इसमें भी, दो इसमें भी, तो आपका एक और सही हो गया। तीसरा क्या, उपासक। तो उपासक तो बहुत साधारण सा स्टेटमेंट है कि बुद्ध धर्म का साधारण अनुगामी जो उपासक था, तो भी ऐसी बात है, सही है। देखिए कि भारतीय हाथियों के बारे में अगर बात की जाए तो हाथियों के समूह का नेतृत्व हमेशा मादा करती है, तो ठीक है, मादा करती है। हाथी की अधिकतम गर्भावधि मैक्सिमम जो है वो 22 महीने हो सकती है। भाई जरूरी थोड़ी है, मान लो किसी में 24 महीने हो गई, किसी में 26 महीने हो गई, तो किसी एथेनी की जो गर्भाव अवधि है वो 26 महीने होगी, 24 महीने होगी, तो आप इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते, दोनों नंबर गलत होगा। दोनों जैसे ही आप गलत होगे, आपके पास तीन नंबर ऑटोमेटिकली सी हो जाएगा कि सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक के बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। रुको, गलत कर दिया, गलत बता दिया आपको, सॉरी भाई, उल्टा पढ़ दिया था। देखो, सीन क्या है कि हाथियों के समूह का जो नेतृत्व है तो वो तो मादा करती है, बहुत ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। ठीक है, और अब अगर आप लास्ट स्टेटमेंट को देखो, चौथे स्टेटमेंट को, तो भारत के राज्यों में जो हाथियों की सर्वाधिक संख्या केरला में, तो आप हमेशा याद रखो केरला में नहीं है भाई, कर्नाटका में है। आप हमेशा याद रखोगे कर्नाटका में हाथियों की संख्या हमेशा से ही ज्यादा है। ठीक है, अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे हाथी रहते हैं। तो 4 नंबर तो आपका गलत है, इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब एक, दो और तीन में देखना है, एक हमारा स्टेटमेंट सही है वैसे ही। ठीक है, और सामान्यतः हाथी में 40 वर्ष की आयु तक ही बच्चे पैदा करने की क्षमता होती है। ठीक है, और हाथियों की अधिकतम जो गर्भावधि होती है वो 22 माह की हो सकती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे हो सकती है ये नहीं पढ़ा था। ठीक है, कैन। ठीक है, कैन, हो सकती है। इन्होंने ये नहीं कहा कि होती है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कि होती है 40 वर्ष तक। कोई हथीनी अगर 41 वर्ष की उम्र में अगर माँ बन गई या 42 की उम्र में माँ बन गई, तो आप एक एक हाथी को देखने थोड़े जाते हो। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कह रहा है कि हाथियों की जो अधिकतम जो गर्भावस्था होती है वो 22 माह तक हो सकती है। हो सकता है वो 24 की भी हो सकता है, वो 18 की भी हो, बट माना जाता है कि 22 की हो सकती है, कैन है। ठीक है, इसका मतलब एक और दो यहाँ पे सही है। ठीक है, तो मैंने इसको ये पढ़ लिया था कि दिमाग ने ये पढ़ लिया था कि आदमी की अधिकतम जो गर्भावधि 22 माह तक की ही होती है। ठीक है, तो वो मेरा फॉल्ट है, माफी चाहता हूँ। आगे, संरक्षित क्षेत्र, इनमें से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन नदी में स्थित है? कावेरी बेसिन नदी में स्थित है। तो जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ है? कर्नाटका में। पेपिकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और जो वायनाड वो कहाँ पे? केरला में। अब आपको ध्यान, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि जो कावेरी बेसिन क्षेत्र जो है वो कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, अगर मैं नीचे साउथ इंडिया की बात करूं ऐसे, और मैं ये कहूँ कि यहाँ पे ये केरला है, ये तमिलनाडु है। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका क्या हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, यहाँ पे ऊपर कर्नाटका हो गया। ठीक है, तो वो तो अभी सी बात है ना कि कावेरी बेसिन क्षेत्र जो है ना वो कहाँ कहाँ पर स्थित है, वो आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, ये वाला एरिया, इस एरिया में है कावेरी नदी बेसिन। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऊपर है, तो आंध्र प्रदेश में स्थित नहीं है। तो जैसे ही आप दूसरा गलत करोगे पेपिकोंडा, तो पेपिकोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आप जैसे दो नंबर गलत करोगे, दो इसमें भी है, दो इसमें भी है, तीन और चार खुद ही गलत हो रहे हैं। और वो तो भी ऐसी बात है ना, कावेरी नदी का कर्नाटक से तो संबंध है ही शुरू से ही। तो यहाँ पे एक, तीन और चार आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी कि आप जैसे इनको ये फाइंड आउट कर लोगे कौन सा कहाँ पर स्थित है, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क, तो आप इजीली इसको कर लोगे। अब आइए आगे, इनमें से कौन सा है जो भारत की जैव विविधता के संदर्भ में सिलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ, बार्बेट, ग्रे चिंड, मिनीवेट और व्हाइट थ्रोटेड रेड स्टार्ट है। ठीक है, तो व्हाइट थ्रोटेड यानी कि गला जो है वो कि व्हाइट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि जैसे आपने बहुत सारे पक्षी वगैरह देखे होंगे। ठीक है, बहुत सारे पक्षी वगैरह आपने देखे होंगे जिनके क्या है कि गर्दन पे कुछ निशान होता है, ब्लैक,
ब्लू, रेड, अलग अलग। तो आप यहाँ से भी थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हो कि जो व्हाइट थ्रोट की बात हो रही है, गले की बात हो रही है, जिसपे कोई उनका गला जो है केवल व्हाइट होगा, बाकी बॉडी का रंग अलग अलग होगा। तो आप जरा सा भी रिस्क लोगे, आप थोड़ा सा भी इतना कॉमन सेंस यूज करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एविस और जो रेप्टाइल्स है वो भी वैसे यूपीएससी के फेवरेट है, तो ज्यादा सोचने वाली बात इसमें है नहीं, ठीक है। जो व्हाइट थ्रोटेड जो होता है ये होती है बुलबुल। अब देखो, अगर बुलबुल पता हो तो तुरंत कर लेते ना, बट ठीक है, बुलबुल नहीं भी दिया तब भी आपके पास एक थोड़ा सा हिंट है यहाँ पर। इनमें से कौन सा एक भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस उपजाति को जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भूमि की है, के संरक्षण के लिए इनमें से कौन सा एक संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है। नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो बारहसिंगा है जो उसकी ऊपर जाती है, कहाँ पे मिलती है ज्यादातर, वो कहाँ पे मिलती है, घास भूमि की बात हो रही है। देखो केवल यहाँ पे तो हल्का सा हिंट दिया है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश है, यहाँ पे घास वगैरह थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। ताल छापर वगैरह भी है यहाँ पे, आप ये भी इसके साथ में जाओगे, पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या कंफ्यूज करने के लिए दिया है। मानस तो होगा नहीं, क्योंकि दलदली थोड़ा है, और मुद्दुबले भी नहीं होगा, साउथ में है, ठीक है। बारहसिंगा साउथ में वैसे नहीं मिलता, ठीक है। तो एक और चार में आप थोड़ा फंसोगे, तो बट इसका आंसर जो है वो कान्हा ही है, ठीक है। अब कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क है, मानस है वो आसाम के अंतर्गत स्थित है, मुद्दुमलई जो है वो कहाँ पर है, साउथ इंडिया हो गया। अब आपका काम है कि मुद्दुमलई कहाँ है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में, चलो बता देता हूँ, तमिलनाडु में, तालछापर राजस्थान चूरू में है। इस्पात संलेख की अगर बात की जाए तो इनमें इसमें से किस के लिए सामग्री हो सकता है, इस्पात संलेख जो इसमें से क्या क्या बना सकते हो आप, ठीक है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, जहां कहीं भी अगर एक भी परसेंट, कहीं भी 0.01% भी संभावना है तो स्टेटमेंट सारे सही हो जाएंगे ना। तो इस तरह के केसेस में एक दो और तीन सही है। ओके। इनमें से कौन से सर्वाधिक संभावनीय जो स्थान है जहां कस्तूरी मृग अपने प्राकृतिक आवास में मिल सकता है, ठीक है। कस्तूरी मृग का ये प्राकृतिक आवास है। अब देखो, जो अस्कोट वन्य जीव और गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान दोनों की दोनों है उत्तराखंड में, ठीक है। किशनपुर है वो है यूपी में, और इसके अलावा जो मानस है वो है नॉर्थ ईस्ट में। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि कस्तूरी मृग है, या तो इन दोनों में साथ, यानी उत्तराखंड और यूपी में साथ में रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, साथ में। यहाँ पे यूके है और ये आपको उत्तर प्रदेश होगा, क्योंकि क्लाइमेट एक जैसा, यहाँ पे जलवायु एक जैसी मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल अलग हो जाएगा ना। तो आप ओडिवन करके भी यहाँ पे आराम से कर सकते हो, ठीक है। ओडिवन करके भी आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर सोचने वाली बात थोड़ी सी भी है कि लाइक दो एक साथ आए हुए हैं, पहाड़ी क्षेत्र आ गए, ठीक है। तो 4 नंबर गलत करो, सबसे पहले आप 4 नंबर यहाँ पे गलत करोगे। अब कोई दो सही होंगे, दोनों के दोनों उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड वाले एक साथ ही जाएंगे ना। तो इस तरह से आपका जो आंसर है इसमें एक और दो सही हो जाएगा। चार दिएगा तो यूपीएससी जनरली भाई, या तो वो खुद ही ऑप्शन नहीं देगा चारों को चारों, या चारों के चारों जनरली सही नहीं होते, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, इसमें एक ट्रिक बताऊंगा आपको। क्या कि जो ग्रामीण सुरक्षा, सॉरी, ग्रामीण सड़क निर्माण में पर्यावरणीय दीर्घोपयोगिता को सुनिश्चित करने के लिए, या कार्बन फुटप्रिंट को घटाने के लिए इनमें से क्या क्या किया जा सकता है। तो कार्बन फुटप्रिंट को घटाना है कि यानी कार्बन का प्रोडक्शन कम हो, कार्बन का उत्सर्जन कम हो, तो कॉपर स्लैग ऑब्वियस सी बात है, इसका यूज किया ही जाता है, बहुत बेसिक है। शीत मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी, ठीक है। शीत मिश्रित एस्फॉल्ट, और दूसरा क्या, उष्ण मिश्रित एस्फॉल्ट प्रौद्योगिकी। इसका मतलब क्या है कि एक या तो ठंडी होगी या गर्म होगी, दोनों साथ में तो नहीं आएगी ना। तो दो और चार साथ में नहीं आएंगे, मतलब ये तो नहीं होगा आपका, ये तो आपका होगा ही होगा नहीं। और जहां पर ये दोनों साथ में नहीं आ रहा, मतलब कोई एक सही होगा, तो जिसमें या तो दो हो, या सॉरी, जिसमें दो और चार दोनों नहीं है, वो स्टेटमेंट आप तुरंत गलत करो, ठीक है। अब क्या है कि तामर से लेगा हमारा, ठीक है। और इस तरह के वर्ड जहां भी आते हैं ना, मैं यही बताने वाला था आपको, जियो टेक्सटाइल वगैरह इस तरह के वर्ड जहां भी आते हैं जनरली सही होते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत पॉजिटिव चीजें होती है, ठीक है। ये बहुत पॉजिटिव चीजें होती है, इसलिए यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा आपका। और इसके अलावा एक और तीन आपका सही हो रहा है, तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है कौन सा, एक दो और तीन तो सही हो जाएगा, चार और पांच यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। और भाई उष्ण मिश्रित क्यों करेंगे, उष्ण होगा, गर्मी होगी, हीट होगी, तो वहां से ऑब्वियस सी बात है गैसों का उत्सर्जन होगा, पिघलेंगी चीजें, तो वहां पे भी कार्बन का उत्सर्जन होगा, ठीक है। ठंडी चीजें तो जमा देगी ना, तो कार्बन फुटप्रिंट तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो ये यहाँ पे वैसे गलत कर दोगे आप, ठीक है। तो चौथा स्टेटमेंट वैसे गलत हो जाएगा। अब आइए आगे। कोयले की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतर्विष्ट होते हैं। बहुत ही जनरल स्टेटमेंट है। कौन से कोयले की, ये तो नहीं बोला कि किसी कारखाने का कोयला है, ज्वालामुखी का कोयला है, तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, हो सकता है, जनरल स्टेटमेंट है।
कार्बन संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में नोक्स और सोक्स यानी सल्फर डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। कहीं भी कहीं किसी भी जगह अगर 0.1% की बात होगी तो स्टेटमेंट सही हो जाएगा। और भारतीय कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। इन्होंने ये लिखा होता है ना कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, या 70-50% पाई जाती है, 70% पाई जाती है, 90% पाई जाती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाता। ठीक है, बट इन्होंने कहा कि कोयले की राख, भारत के कोयले में राख की मात्रा अधिक पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट सारे ही सारे सही हो जाएंगे। बायोचार जो है वो एक पॉजिटिव चीज है, तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट है वो सही रहेगा कि क्या क्या उपयोग है बायोचार से। उधर वर्टिकल फार्मिंग में वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, कैन। ठीक है, किया जा सकता है। जब बायोचार वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो यह नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ा देता है। ये अच्छे होते हैं, ये प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। ठीक है, मिट्टी में उसकी उत्पादकता को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये भी अच्छी बात है। और नाइट्रोजन यौगिकीकरण सूक्ष्म जीव आप बार बार पढ़ते भी हो, तो जनरल स्टेटमेंट मान करके इसको पढ़ो। ठीक है, यदि जब बायोचार वर्धीकर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वर्धीकर माध्यम की जल धारण क्षमता को भी लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। अधिक लंबे समय तक, इन्होंने ये नहीं लिखा कि 2 साल, 4 साल, 5 साल या हमेशा हमेशा के लिए। इन्होंने कहा कि ठीक है, लंबे समय तक बना रख सकता है क्या जल धारण क्षमता को, तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, जनरल स्टेटमेंट है। और ये तो बिल्कुल वैसे ही सही है। तो इसमें 1 2 और 3 सारे सही हो जाएंगे। उपयोग की बात की जा रही है, जहां पर भी आपको संभावना दिखे, संभावना के साथ हमेशा जाओ। यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की अनुसूची 6 में रखा गया तो इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य ये है, क्या तात्पर्य है बताओ, थोड़ा बहुत भी इसमें आइडिया हो कि उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, कि उस पौधे की खेती के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे की खेती है वो किसी भी परिस्थिति में नहीं हो सकती। फिर कह रहा है कि यह एक आनुवंशिक रूपांतरित फसली पादप है। फिर ये कह रहा है कि ऐसा पौधा आक्रामक होता है प्रतंत्र के लिए। ठीक है, तो देखो जनरल सी बात है कि अगर अनुसूची 4 में रखा गया है और किसी किसी पौधे की किसी विशिष्ट जाति को आर्टिकल 4 में रखा गया, इसका मतलब ये है कि ये कोई स्पेशल वो पौधे की विशिष्ट जाति है, क्योंकि उस पौधे की खेती के लिए फिर आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ठीक है, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे अफीम हो गया, तो आप ऐसे नहीं कर सकते खेती उसकी, उसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। ऐसे पौधे की खेती किसी परिस्थिति में नहीं की जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसा कुछ शामिल करते नहीं है ये। पौधा हानिकारक है प्रतंत्र के लिए होता है, ऐसा भी कुछ मेंशन नहीं होता है इसमें। ठीक है, तो सारी गलत है, इसमें पहला सही हो जाएगा। थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड अगर आपको जहां देखे आप उसके साथ आने की कोशिश करो। प्राचीन भारतीय गुप्त राजवंश के संदर्भ संदर्भ में निम्नलिखित में से घंटासाला, कंदूरा और चोल है वो किसके लिए विख्यात थे? ठीक है, तो ये क्या थे? पोर्ट थे। यूपीएससी के लिए पोर्ट वैसे ही फेमस है। ठीक है, बौद्ध धर्म में आपने पढ़ा होगा, लेकिन इस तरह के नाम कभी नहीं पढ़े होंगे बौद्ध धर्म को आपने पढ़ते समय। ठीक है, बेसिक बेसिक बौद्ध धर्म की बात होती है जब भी। वो उत्कृष्ट प्रस्तर कला और स्थापत्य से संबंधित कह रहा है, तो ठीक है, हमने बहुत सारी ऐसी प्रस्तर कला और स्थापत्य हमने पढ़ा है, बट ये नाम वहां भी नहीं सुने होंगे। शक्तिशाली राज्यों की राजधानियां, शक्तिशाली जितने भी राष्ट्र लाइक राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव, ये सब हमने सब पढ़े हैं ना। मगध हो गया, गुप्त हो गया, ऐसी राजधानियां हमने कभी भी नहीं पढ़ी होंगी कभी, क्योंकि जितनी जितनी मेजर जो जितने भी कैपिटल्स है वो तो हम सब जानते हैं। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, केवल ए जो है वो सही हो जाएगा। जीरो टिलेज है, उसके क्या क्या लाभ है? जीरो टिलेज एक अच्छी चीज मानी जाती है कटाई सॉरी फसलों के लिए। तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। ठीक है, तो सही बात है ये। इससे क्या होगा कि जो मिट्टी में जो है वो न्यूट्रिशन होगी, उससे फसलों को आगे जो उगाई जाएगी फसल, उसको फायदा मिलेगा। मृदा में कार्बन पृथक्करण यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन जो है वो भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। कार्बन पृथक्करण संभव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। चावल की नई पौधी नर्सरी बिना बनाए धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो जीरो टिलेज है वो एक अच्छी चीज है, इसको वैज्ञानिक अच्छी चीज मानते हैं। ठीक है, इसको लाइक प्रोत्साहित भी करते हैं। तो इसमें सारे स्टेटमेंट आपके सही होंगे, पॉजिटिव मान करके चल रहा है यहाँ पे आपको। और भविष्य में 24 वाले पेपर के लिए इसमें ध्यान रखना है कि ये कार्बन पृथक्करण इसमें संभव है, बीजों का जो नम मृदा में रोपण सीधे संभव है, और बिना गेहूं सॉरी अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई भी संभव है। ठीक है, आगे देखिए। अ, जैव ईंधन की राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से किसका जो है उपयोग है वो कच्चे माल के रूप में क्या है इसका यूज हो सकता है? ठीक है, तो अब इसमें आपको ज्यादा वही है कि हल्का सा थोड़ा डाइवर्सी मतलब थोड़ा सा दिमाग खोल करके इसे सोचना है। 6 यहाँ पे अलग अलग दिए गए हमें, सारे तो सही नहीं होंगे। मैंने पहले बोला था कि सारे एक साथ कभी जाते नहीं है भाई, जनरली सही नहीं होते हैं यार। ठीक है, आपने कभी सुना है कि मूंगफली के बीजों से जैव ईंधन बनाया जाता है?
कि मूंगफली के गोटों से आपने क्या कि तेल बना लिया, जैव ईंधन बना लिया, अब आप उससे बाइक चला रहे हो, सुना है कभी? तो 3 नंबर जिसमें नहीं होगा उसको काट दो, सीधा सीधा आंसर आ रहा है, 1 2 5 6। अगर आपको कसावा भी नहीं पता, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने भी नहीं, तब भी आप कर लोगे। अब देखो इसमें क्या है कि जैव ईंधन की बात हो रही है, और कसावा अपने आप में ठीक एक नया वर्ड है। जेट्रोपा भी होता तब भी आपका सही चला जाता, बट आपने कसावा नहीं सुना है, नया है एकदम। तो नया है तो इसीलिए तो डाला होगा ना यूपीएससी ने, इतनी मेहनत क्यों की है एग्जामिनर ने, वो कैसे ढूंढ करके अगर नाम लेके आया है तो इसलिए लेके आया ताकि वो ये वाला जो ऑप्शन है वो इसमें यहाँ पे डाल सके, ये वाला नाम यहाँ पे ऑप्शन में डाल सके, ठीक है, इसलिए। तो जहाँ पे 1 नंबर नहीं है उसको काटो, तो इन दोनों में इसमें जैसे ये तो हमने गलत मान ही लिया है, और इसमें एक है ही नहीं। यहाँ पे 6 नंबर वैसी चीज, चुकंदर हो गया जैव ईंधन के रूप में, सड़ा आलू है, सड़ी गड़ी चीजें, ये भी जैव ईंधन के रूप में यूज होती है, ठीक है। अब कुल्थी हमें फिर नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि हॉर्स ग्राम क्या है। अब कुल्थी से परेशान नहीं होना है, हॉर्स ग्राम से परेशान होना है। घोड़ा जो चने खाता है उसकी बात हो रही है, घोड़े द्वारा खाए जाने वाले चने की बात हो रही है। तो चने से चने का यूज जैव ईंधन के रूप में होता है क्या? नहीं होता। तो 4 नंबर भी अगर आप गलत करोगे तब भी आपका 1 2 5 6 हो जाएगा, ग्राम या नीचे ना। तो आपको यहाँ पे भटकना नहीं है भाई, एग्जामिनर आपको इससे खुद ये एग्जाम आपसे करेक्ट करवाना चाहता है, आपसे एग्जामिनर खुद आपसे एक क्वेश्चन सी करवाना चाहता है, जब तक आप खुद नहीं करोगे तो फिर क्या ही मतलब होगा, है ना? तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अब इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कार्बन के सामाजिक मूल्य का सबसे सामाजिक मूल्य पद का जो सर्वोत्तम वर्णित जो रूप है, ठीक है। तो प्रदत्त वर्ष में, दिए गए वर्ष में 1 टन CO2 के उत्सर्जन से होने वाली जो दीर्घकालिक क्षति है, ठीक है, वो क्या है? वो है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन, ठीक है, वो है सोशल कॉस्ट ऑफ कार्बन। ये शरणार्थियों वगैरह कैसा उसकी स्टेटमेंट बनाया गया है। कार्बन फुटप्रिंट तो अलग चीज हो गई, ठीक है। और किसी देश की जैव ईंधन की आवश्यकता जिन्हें जलाकर देश अपने नागरिक वस्तु सेवा को प्रदान करता है, नहीं भाई, ठीक है। वो नागरिक वगैरह वर्ड से आपको यहाँ पे भटकाने की कोशिश करेगा, पर जो दीर्घकालिक क्षति है ना, ये क्या कहलाती है? सोशल कॉस्ट ऑफ, यानी समाज को कितना इसका मतलब चुकाना पड़ रहा है समाज को, ठीक है, जलवायु परिवर्तन की वजह से या कार्बन उत्सर्जन की वजह से, ठीक है। तो वो यहाँ पे चीज है यहाँ पे। दालों के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, तो दालों के उत्पादन के संबंध में अगर बात की जाए तो उड़द की खेती है, खरीफ और रबी दोनों फसलों में ही की जा सकती है, पहला स्टेटमेंट है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग की दाल का होता है, नहीं भी दुनिया भर की दालें हैं भारत में, ठीक है, मूंग मोट उड़द मसूर पता नहीं क्या क्या दालें हैं। और कह रहा है कि उसमें से केवल आधा जो है वो मूंग मूंग का करते हैं, ऐसे कैसे भाई? राजस्थान में जैसे मैं बहुत लंबे टाइम के बाद मुझे पता चला कि अरहर की भी कोई दाल होती है, वो यूपी बिहार में बहुत मास लेवल पे खाई जाती है भाई, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत हो जाएगा, सॉरी दूसरा स्टेटमेंट, तो दूसरा जैसे ही गलत करोगे आप तो ऑटोमेटिकली आपके पास पहला आंसर आ जाएगा। पिछले 3 दशकों में खरीफ की दालों का उत्पादन घटा है, जबकि रबी की दालों का उत्पादन बढ़ा है। तो जनरली ऐसे स्टेटमेंट होते हैं वहां पे यूपीएससी क्या करती है? इंटरचेंज करती है, ठीक है, क्या करती है? इंटरचेंज करती है, ठीक है। और टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ रही है, तकनीक बढ़ ही रही है ना भाई। जहाँ तकनीक बढ़ रही है तो obvious सी बात है कि उत्पादन क्यों घटा है भाई 3 दशकों में? भाई ये कहते हैं कि पर्टिकुलर ईयर में घट गया तो एक अलग बात है, 3 दशकों में यानी पिछले 30 सालों में क्या हुआ है कि खरीफ की दाल तो बढ़ गई, पर रबी की दालें जो उत्पादन घट गया, तो फिर तकनीक कब काम आएगी? हम देख रहे हैं कि लगातार जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये होगा कि किसी साल 105 मैट्रिक टन हुआ, अगले साल हो सकता है 103 मैट्रिक टन हुआ, फिर हो सकता है उसके अगले साल 106 मैट्रिक टन उत्पादन हो जाएगा ना। ओवरऑल तो बढ़ा ही है ना, पर ये नहीं कि पिछले 30 सालों में लगातार घट ही रहा है, ना ना ना, ये नहीं। तीसरा स्टेटमेंट गलत करो, 1 और 2 में देखो, तो उड़द की खेती है वो खरीफ और रबी दोनों में की जा सकती है, तो इस तरह से आप इसको इजीली सही कर सकते हो। दूसरा स्टेटमेंट तो वैसे ही गलत है, एग्जामिनर देखो। अब एग्जामिनर ने इतना इजी स्टेटमेंट दिया भाई, बच्चा सही कर देगा कि कुल दाल का जो लगभग आधा भाग जो केवल मूंग की दाल का होता है, मतलब फिर चने की दाल, सोयाबीन सॉरी चने की दाल होगी, मोठ की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, मसूर की दाल होगी, काली दाल होगी, पीली दाल होगी, अरहर की दाल होगी, दुनिया भर की दाल है, उनका क्या होगा फिर? यह फसल उपोषण पर करते हैं कि यह कठोर पाला इसके लिए हानिकारक होता है, ठीक है, कम से कम 210, बस यहीं पे आपको हिंट मिल गई। एक बात ऐसी फसल है जिसमें 210 दिन जो है वो पाला रहित होना चाहिए, पाला नहीं मतलब सर्दी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो कौन सी है वो? कपास। अब आइए आगे। सौर ऊर्जा सॉरी सौर जल पंपों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो सौर ऊर्जा का प्रयोग जो पृष्ठीय पंपों को चलाने में किया जाता है, और के लिए हो सकता है, कह रहा है कि कैन हो सकता है, ठीक है। और निमज्जनी जो सबमर्सिबल पंपों के लिए नहीं है। क्यों भाई? मतलब आपकी जो सबमर्सिबल पंप है वो आप उस सोलर यूज मतलब आप नहीं चला सकते, जबकि आप सिर्फ जो है पृष्ठीय पंप से चला सकते हो। भाई कुसुम योजना क्यों आई है? कुसुम योजना इसीलिए तो आई थी, किसानों को क्या है कि
सोलर प्लेट प्रोवाइड करवाया जाए, उसके बाद में सबमर्सिबल वगैरह वो क्या है कि उसके लिए उनको लाइक फिर सरकार जो लाइक खंबे से जो बिजली आती है उस पर डिपेंड ना रहना पड़े। ठीक है, अपनी वो बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति सोलर एनर्जी के माध्यम से, सौर ऊर्जा के माध्यम से कर ले। ठीक है, इसलिए तो कुसुम योजना लाई गई थी। ये वाला स्टेटमेंट गलत है। सौर ऊर्जा का प्रयोग अपकेंद्रीय पंपों को चलाने के लिए हो सकता है, पिस्टन वालों के लिए नहीं। क्यों नहीं हो सकता भाई? दोनों। और फिर ये वाला अगर गलत करोगे आप तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली गलत करोगे। मतलब कह रहा है कि इससे अपकेंद्रीय पंप तो चल सकते हैं, पिस्टन वाले पंप नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? बिल्कुल चल सकते हैं। और फिर यूपीएससी इंटर जनवरी टेक्निक भी यहाँ पे यूज करती है। ठीक है, तो केवल सॉरी, इसमें एक और दो है, वो दोनों ही गलत हो जाएंगे। ये भी गलत है, ये भी गलत है। गन्ने के बारे में बात हो रही है, तो देखिए गन्ने के बारे में क्या बात हो रही है। बात ये हो रही है कि भाई कि गन्ने की खेती में वर्तमान परिवर्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करते हैं। जब बर्ड चिप सेटलिंग को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। जनरल सा स्टेटमेंट है, सही बात है। बर्ड वगैरह से बीज की बचत तो होती है, ठीक है। जब सेट्स का सीधे रोपण किया जाता है, तब एक सिंगल बर्डेड सेट जो सेट्स का जो अंकुरण प्रतिशत कई कलिकाओं की तुलना में बेहतर होता है। एक का कई की तुलना में कैसे बेहतर हो सकता है भाई? कई भाई, एक तो एक लकड़ी को तोड़ना आसान होता है कि बहुत सारी लकड़ी तोड़ने को आसान होता है? एक को तोड़ना आसान होता है ना। कई सारी लकड़ियों का गंठल जो 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 ग्रुप होगा उसको कैसे तोड़ सकते हो आप? क्योंकि वो तो स्ट्रांग हो गई ना। तो वही वाली बात यहाँ पे, एक वाली जो सिंगल बर्डेड है वो ज्यादा प्रभावी होगा कि कई वाला? तो कई वाला होगा तो उसमें बहुत सारे पौधे निकलेंगे ना। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जैसे आप दो गलत करोगे, ये गलत हो जाएगा, ये गलत होगा। एक आपने सही कर ही लिया। फिर क्या कह रहा है कि खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधे रोपण होता तो एकलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। ठीक है, कैसे बेहतर कर लोगे भाई? हो सकता है कि लाइक एक तो एक ही है, उस पर मौसम की मार हो रही है, एक 10 पे हो रही है, तो 10 में बचने की संभावना ज्यादा है ना कि बजाय एक की। 10 में हो सकता है कि कोई दो बर्ड से सेट्स जो बच जाए, बट एक वाला हो सकता है कि तो पूरे खत्म हो जाए। ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे, तीन वैसे ही गलत हो गया आपका। तो एक हो रहा है। चौथा स्टेटमेंट क्या है कि गन्ने की खेती उत्तक संवर्धन सिंचाई की सेटलिंग से की जा सकती है। कैन तो की जा सकती है भाई, क्या दिमाग लगाना है इसमें? की जा सकती है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से जो है वो परितंत्र अनुकूल नहीं माना जाता है? ठीक है, इसमें से। ठीक है, तो भारत में जो भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र अनुकूलनीय कृषि जो माना जाता है? क्या लिखा है यहाँ पे? इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर। ठीक है, इको फ्रेंडली एग्रीकल्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे क्या होगा कि देखो, जो ऊर्ध्वाधर जो वर्टिकल फार्मिंग जो होती है, इसमें क्या होता है कि तो पावर कंजप्शन से क्या होगा? खर्चा ज्यादा होगा। ठीक है, और भारत में क्या है कि मैदानी जो भाग है वो ज्यादा है इंडिया में। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह की कृषि की है वो यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा होती है। तो 4 नंबर गलत करो। एक, दो और तीन में इस तरह का जब भी फसल विविधीकरण, तो ऑब्वियस सी बात है इको फ्रेंडली होगी ही होगी। कि आप एक ही एक तरह की फसल उगा रहे हो तो इससे मिट्टी को नुकसान होगा, मिट्टी की उर्वरकता को नुकसान होगा, मिट्टी में सैलिनिटी बढ़ जाएगी, नहीं लवणता हो जाएगी मिट्टी में ज्यादा। तो फसल इससे काम करेगी नहीं। ठीक है, तो एक नंबर यहाँ पे सही है आपका। और लेग्यूम इंटेंसिफिकेशन है वो भी सही है। लेग्यूम होता है जैसे जो दाल कुल होता है उसकी बात हो रही है, तो आप फसलों के बीच बीच में आपको दालों को भी लगाना चाहिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी, मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी, उससे क्या होगा कि बाकी फसलों को फायदा होगा। तो एक नंबर सही है, दो नंबर सही है। अब टेंशियोमीटर आपको नहीं भी आ रहा तब भी आपका यहाँ पे एक, दो और तीन सही हो जाएगा। और जब भी इस तरह का जब वर्ड यूज होता है तो जनरली वो सही जाता है, क्योंकि आपके लिए बिल्कुल नया होता है वो। ओके, तो आइए आगे। कृषि में फर्टिगेशन जो है उसके लाभ क्या क्या है? फर्टिगेशन की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। ठीक है, फर्टिगेशन से। और इसके अलावा, ठीक है, सही है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों की सफलता के लिए अनुप्रयोग संभव है। सभी ऑल की बात हो रही है, नहीं है भाई। कोई भी चीज होती है वो उसकी भी एक लिमिट होती है। ठीक है, वो सभी के लिए काम नहीं करती है, पर्टिकुलर चीजों के लिए बात करती है। कहीं भी अपवाद आ गया तो फिर कह रहा है कि रासायनिक पोषकों में निकालन में कमी संभव है। ये नहीं कहा कमी होती है, कह रहा संभव है, एक संभावना है। पौधों के लिए पोषक बड़ी मात्रा में सुलभ किया करवाया जा सकता है। कैन पौधों के लिए पोषक तत्व जो बड़ी मात्रा में सुलभ करवा सकते हैं क्या? बिल्कुल करवा सकते हैं। एक किलो चाइना बस ही हो जाएगा। इनमें से कौन सा जो आधिकारिक रूप से मेजर मिनरल्स में आते हैं? ठीक है, तो एक लिस्ट है, एक लिस्ट होती है। तो थोड़ा टफ है ये आप लोगों के लिए, मुझे पता है। क्योंकि अब इसमें क्या है कि जैसे क्रोमाइट है, तो क्रोमाइट तो ऐड है, ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, कायनाइट, सिलिमेनाइट और बेंटोनाइट। ठीक है, अब ये क्या है कि प्रॉपर गवर्नमेंट की साइड पे दिया गया है। ठीक है, इसकी प्रॉपर लिस्ट दी गई है। अब ऐसे क्वेश्चन में देखो सारे तो सही नहीं है, रिस्क लेना है आपको। या तो कोई एक सही होगा, जैसे चार, या फिर कोई दो दो सही होंगे, फिर कोई तीन सही होंगे, कोई ये गलत होगा। ठीक है,
तो अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है कि अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप फिर उसको टफ मान करके छोड़ भी सकते हो। तुक्केबाजी करनी है इसमें, तुक्केबाजी भी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तुक्केबाजी करने वाली बात नहीं है, क्योंकि किसको काटोगे आप, ठीक है। साइंस वाइंस के होते हैं तो हम लोग, जैसे मेरा साइंस है तो मैं इसमें काट भी लेता कि ठीक है, क्योंकि मुझे याद है कि सेलेमिनेट तो है इसमें, सेलेमिनेट तो ऐड है। तो मैं सबसे पहले ये देखता कि दो और चार कहाँ पे साथ में, तो दो और चार यहाँ पे साथ में, तो कि ये इसका आंसर हो जाएगा। बट बेंटोनेट हमने कभी पढ़ा नहीं होता, ये तो सारे जो वो एलिमेंट्स है बेंटोनेट जनरली पढ़ा नहीं होता, ठीक है। तो आप फिर एक को गलत करके आप वैसे भी कर सकते हो कि ठीक है ये किसमें नहीं, ये किसमें नहीं, ये तो संभावना यहाँ पे ज्यादा है कि तीन एक साथ सही जाने की संभावना है, ठीक है। कोई, क्योंकि कोई एक भी होगा सही तो सही नहीं हो जाएगा क्या। फिर देखो आप इसको ऐसे कर सकते हो कि मिनरल जो मेजर जो मिनरल है उसकी कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है यार। उसमें ऑब्वियस सी बात है ना, एग्जामिनर ने क्या किया कि कोई तीन नाम उठा लिए और कोई एक ऐसी रैंडम जोड़ दिया, तो यहाँ पे संभावना ज्यादा हो रही है ना सही होने की। तो इस, जैसे अभी मैं 2019 वाले में आपको बताया था कि जो है वो गौण खनिज है कि नहीं है। वो पीवीटीजी वाला एक क्वेश्चन आया था जिसमें बहुत सारी जनजातियों में से कुछ जनजातियों का नाम लिखे हुए, तो वो वाली चीजें यहाँ पर है, ठीक है। तो वही है कि भाई मेजर मिनरल्स है, तो क्या किया। अब ऐसा तो होगा नहीं कि एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर भी आलसी होते हैं, वो क्या करेंगे कि उस लिस्ट में से कोई दो तीन नाम उठा लेंगे, कोई एक नया नाम उठा लेंगे। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि किसी एक नाम को उठाएंगे, जैसे मान लो कि मेजर मिनरल सही था, बाकी ये गलत थे। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि एक नाम तो ये सही उठा लिया, उसके बाद में तीन नए नाम गलत करने के लिए मेहनत कर रहा है, गूगल कर रहा है, अलग अलग किताबें ढूंढ रहा है, नहीं ना। जबकि उसने क्या किया कि एक लिस्ट उठाई कि चलो यार आज तो मेजर मिनरल से क्वेश्चन पूछते हैं, तीन यहाँ पे उन्होंने लिए ये मिनरल्स, और एक कोई रैंडम इन्होंने, या फिर मान लो कि बेंटोनेट नाम उनके आगे आ गया, तो तीन के साथ बेंटोनेट भी जोड़ दिए। तो इस तरह से इसको सही करना ज्यादा सही है ना। आगे है कि ओशियन मीन टेम्परेचर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो कह रहा है कि ओमटी को 26 डिग्री समताप की गहराई तक मापा जाता है, ठीक है, टेम्परेचर तक, और ये जनवरी माह में हिंद महासागर के आसपास दक्षिणी पश्चिम में 100 मीटर तक हो जाता है। देखो एग्जैक्ट फैक्ट दे दिया, एक डेटा दे दिया इन्होंने, लिमिट डाल दी, तो कि गलत है भाई, ऐसे कैसे। 130, 125 या 124 कुछ भी हो सकता है, ये तो डिपेंड करता है ना कि क्या उस समय किस तरह का वेदर उस समय है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि ओम टी जो है ओशियन मीन टेम्परेचर जो है जनवरी मार्च में एकत्रित किया जाता है, निर्धारित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। यह निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है कि मानसून में वर्षा की मात्रा एक निश्चित दीर्घकालीन औसत वर्षा से कम होगी या ज्यादा होगी। इन्होंने ये नहीं लिखा कि तो कम ही होगी या केवल ज्यादा होगी, नहीं, कमी होगी या ज्यादा होगी ये मेजर करता है, ठीक है, संभावना बन रही है, तो केवल दो सही हो जाएगा। फिर क्या है कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के संदर्भ में विचार कीजिए कि वर्तमान रासायनिक उर्वरकों का जो खुदरा मूल्य जो बाजार संचालित है, यह सरकार के द्वारा नियंत्रण नहीं होता है। अरे यार भाई, सरकार का काम ही यही है, सरकार का तो काम ही यही है ना, सरकार ही तो करेगी। ऐसे तो कोई भी ये जो केमिकल फर्टिलाइजर का कोई भी मूल्य बढ़ा देगा, गलत हो जाएगा ना स्टेटमेंट। तो एक नंबर गलत है। अमोनिया जो यूरिया बनाने के काम आता है प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होता है, ठीक है, सही है। नहीं भी आता एक बार छोड़ के देखो। सल्फर जो फास्फोरिक एसिड के लिए कच्चा माल है, तेल शोधन का उपोत्पाद उपोपाद है, उपोत्पाद है। तो इसमें सीन क्या है कि भाई obvious सी बात है, इन्होंने इतने सारे क्या बोलते हैं इसको, बाई प्रोडक्ट निकलते हैं, उसमें से सल्फर एक बोला तो हाँ निकल सकता है, 0.1% में भी निकला तो सही हो जाएगा ना। तीसरा तो सही है, तो जिसमें तीन नहीं है पहले तो उसको काटो। अब दो नंबर भी एक नंबर हमें ये कह रहा है कि सरकार द्वारा नियंत्रित नहीं है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट गलत है। जैसे ही आप एक गलत करोगे, चलो अब दो और तीन में बात फंस गई, तो दो हमारा वैसे ही सही आ रहा है इसमें, और तीन नंबर वैसे हमने सही कर दिया, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, दो और तीन हो जाएगा। आगे आइए कि जो मरु उद्यान है वो उसके संदर्भ में यह दो जिलों में विस्तृत है, ठीक है। तो सही बात है, ये दो जिलों में विस्तृत तो है, किस किस में है बताओ। जैसलमेर और बाड़मेर में। इसके अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है यार, दो जिलों में स्थित है, और कह रहा है कि दो, मतलब राजस्थान में ये है सीन है, ये जैसलमेर हो गया, यहाँ पे बाड़मेर हो गया, और कह रहा है कि कोई मानव वास स्थल, एक आदमी भी नहीं रहता, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। भाई कोई आदमी तो रहता ही होगा ना, घर तो होंगे ना लोगों के, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, ये वाला स्टेटमेंट गलत है। दो नंबर गलत करो, गलत करो, गलत करो, एक और तीन आपका आंसर आ जाएगा। ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जैसलमेर में तो रहता है, ठीक है। नेशनल पार्क जो है, जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसी में तो रहता है, तो आपका एक और तीन सही हो जाएगा। आगे आइए। सियाचिन हिमनद कहाँ पाया जाता है, यूपीएससी पहले भी सवाल आ चुका है ये तो, ठीक है, नुब्रा घाटी के अंतर्गत ये स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू रिपीट हुआ था, ठीक है, और दोनों न्यूज में रहता ही रहता है। अब आइए आगे। क्या है कि भारतीय स्थल और वर्तमान राज्य की अगर बात की जाए, तो जो भिलसा है, भिलसा की अगर बात की जाए,
तो वो सारे तो सही होंगे नहीं, वैसे ही इन्होंने नहीं दिया गया तो सारे तो सही नहीं होंगे। तो भिलसा की अगर बात की जाए तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है क्या? बिल्कुल स्थित है। द्वार समुद्र जो है वो कर्नाटका में स्थित है। ठीक है। गिरिनगर जो है, तो इस तरह के जब भी नगर वगैरह वर्ड यूज होते हैं तो वो जनरली सही होते हैं। ठीक है। और स्थानेश्वर, ठीक है, स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं, ये हरियाणा में है। 2 नंबर गलत हो गया, 2 नंबर गलत हो गया, 1 नंबर आपका सही है, 3 नंबर भी आपका सही है, एक और सही हो गया। ठीक है। वही आगे, जो केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण ने भारत के 36% जिलों को अतिशोषित, एक्स्ट्रा अपलोटेड और संकटपूर्ण यानी क्रिटिकल रूप में वर्गीकृत किया। 36% जिलों को, एग्जैक्ट डेटा, फैक्ट। गलत करो, 1 नंबर गलत करो, 1 नंबर गलत करो, 2 नंबर वैसे सही हो गया। ठीक है। और जनरल स्टेटमेंट भी, पॉजिटिव स्टेटमेंट भी है। विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र भारत में है। अब सीन क्या है कि सबसे अधिक क्षेत्र जो है वो भारत में है। तो जनरली तो ऐसे स्टेटमेंट गलत होते हैं, बट ये चर्चा में था। ठीक है, उस 2020 में। ठीक है। और स्टेटमेंट सही भी था। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो विश्व में भूजल सिंचाई की जब भी बात आएगी तो सबसे ज्यादा क्षेत्र जो भारत में है, लार्जेस्ट एरिया वाले कंट्रीज में से एक है। तो एक संभावना बनती भी है कि हाँ ऐसा हो सकता है। ठीक है। अच्छी खासी मात्रा में वैसे भी मैदानी इलाकों में और कृषि वगैरह होती है, तो ठीक है, भूजल सिंचाई के अंतर्गत ही आता ही होगा। जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होता है। क्यों भाई, दक्षिणी गोलार्ध ने ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या बुरा कर दिया दक्षिणी गोलार्ध ने जो उत्तरी गोलार्ध में ही होगा? पहला स्टेटमेंट गलत है। गलत करो, गलत करो। 2 नंबर सही होगा कि केवल कुछ चक्रवाती केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न कर देते। ठीक है, सही बात भी है। ठीक है। और फिर कह रहा है कि चक्रवात की वाताक्षी के अंतर्गत, वाताक्षी के अंदर जो आई जो होती है चक्रवात की, उसके अंदर का तापमान जो है आसपास के तापमान से के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। नहीं, फैक्ट है ये पूरी तरह से। वो डिपेंड करता है कि वो किस तरह से बना हुआ है। ठीक है। तो केवल दो इसमें सही हो जाएगा। किस ओशन में किन किन फैक्टर से वो चक्रवात बना, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है कि क्रांतिक बाघ आवास यानी क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत कौन सा सबसे बड़ा क्षेत्र किसके पास है? तो नागार्जुन सिरी सेलम भारत का वैसे सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। और इंडिया का साउथ इंडिया में ये स्थित है। ठीक है। अब आपका काम ये है कि जिम कार्बेट कहाँ पर है, रणथंबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, नागार्जुन सिरी सेलम जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व वो कहाँ पर है, सुंदरबन जो टाइगर रिजर्व कहाँ पे है। ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है। अब इसके बाद में, अरे सारे सवाल हो गए। ठीक है। तो 2020 वाला पेपर आपका कंप्लीट हो गया और अपन ने 2 वीडियो में पूरे पेपर को कंप्लीट कर दिया। तो इसमें वही चीजें हैं कि लाइक कैन आ रहा है तो साथ में जाओ, कैन नोट आ रहा है तो गलत मान के चलो, एंड नोट आ रहा है तो उसको गलत मान के करो, बट नोट आ रहा है तो वो भी गलत मान के करो। फिर क्या हुआ कि इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर कहीं भी लिखा था, ठीक है, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हुआ तो उसको गलत मान के चलो। ठीक है। बहुत फैक्ट आ गया, बहुत कुछ डेटा आ गया तो उसको गलत मान करके चलो। जनरल से स्टेटमेंट है उसको गलत मान करके मत चलो, उसको सही मान करके चलो जनरल स्टेटमेंट को। जहाँ पॉजिटिव स्टेटमेंट देखो उसको पॉजिटिव मान करके चलो। ठीक है। तो इसमें डाइवर्सिफाई ठीक आपको देखने को मिलेगी, जहां आपको डाइवर्सिफिकेशन मिले, आपको जे सॉरी जे विविधता नहीं कह रहा हूं, जहाँ विविधता मिले क्वेश्चनों के अंतर्गत आपको लगे कि हाँ इसी संभावना है, पॉसिबिलिटी है, तो आप उसको सही मान करके चलो। ठीक है। बहुत ईजी है। इस पेपर को आप करो आराम से, खुद से करो, अलग से करो, फिर मेरी वीडियो देख के इसको फिर से दोबारा देखो, 1.5 पे देखो। ठीक है। बार बार इसको रिपीट करो, आपके आराम से नंबर आएंगे, कोई वो बड़ी बात नहीं है। और आपको इस वाले पेपर को देख कर लगा भी होगा, है ना? तो मिलते हैं फिर। धन्यवाद, अगली वीडियो में।